अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। जनरल राहील शरीफ ने इस्लामी इत्तेहाद की कमान संभाली या नहीं, साबिक आर्मी चीफ का मौक़िफ़ सामने आ गया। वो क्या कहते हैं बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। और पार्लिमानी जमातों को मनाने गए, कारकर्दगी गले पड़ गई, ऑपोजिशन ने हिसाब मांग लिया, फौजी अदालतों की बहाली मुश्किल लग रही है। इस्लामी इत्तेहादी फौज की कमान और साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ का किरदार। जनरल राहील शरीफ क़यादत संभालेंगे या नहीं, अगर ओहदा संभालेंगे तो किस शर्त पर, क्या ये फैसला मुशावरत और कानून और आइन के मुताबिक भी किया गया है या नहीं। यानी एक खबर आई और हंगामा बर्पा हो गया। कहा गया कि जनरल राहील शरीफ ने के इत्तेहाद की क़यादत संभाल ली है। फिर क्या था कि वो लोग जो 2 माह पहले तक जनरल राहील शरीफ की तारीफें करते नहीं थकते थे, उन्हें प्रोफेशनल सोल्जर का खिताब देते थे, बेहतरीन आर्मी चीफ करार देते थे, उन्हीं लोगों ने उन पर तनकीद भी शुरू की। सोशल मीडिया पर नई बहस का आगाज हुआ। शुक्रिया राहील शरीफ के नारे ये क्या कर दिया राहील शरीफ में बदल गए। टॉक शोज हुए, सवालात उठाए जाने लगे। क्या जनरल राहील ने इस्लामी इत्तेहाद की क़यादत संभालने से पहले जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए हैं? हुकूमत से इजाजत ली है या नहीं? जब हुकूमत ये मौक़िफ़ दे चुकी है कि वो इस तरह के किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी, तो साबिक आर्मी चीफ ने इस इत्तेहाद की क़यादत क्यों कबूल की? हुकूमती वज़रा भी इससे मुताल्लिक शशोपंच का शिकार हमें दिखाई दिए। इसहाक डार ने मामले से लाताल्लुक़ी ज़ाहिर की, अलबत्ता इतना ज़रूर बताया कि जनरल राहील के दौर में सऊदी अरब ने ऐसी पेशकश की थी, वो चाहता था कि जनरल राहील शरीफ आर्मी चीफ की मुद्दत पूरी होते ही इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की क़यादत संभाल लें। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस मुसद्दिक मलिक भी इस हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आए। उनको भी मामले का कोई इल्म नहीं था। लेकिन इस सब सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि जब हुकूमत को कुछ पता ही नहीं, तो जनरल राहील शरीफ खुद ये कैसे ऑफर कबूल कर सकते हैं, जबकि वो 2 साल तक किसी भी नौकरी के लिए हुकूमती इजाजत के पाबंद हैं। हकीकत है क्या, जानेंगे शो के पहले ही सेगमेंट में। और मारूफ अस्कर इकराम सहगल साहब हमारे साथ होंगे, जिनकी आज ही साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से मुलाकात हुई है। उनसे पूछेंगे कि जनरल राहील शरीफ का इस हवाले से मौक़िफ़ आखिर है क्या। लेकिन पहले एक ब्रेक, देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। इस्लामी इत्तेहादी फौज की कमान और साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ का किरदार। जनरल राहील शरीफ क़यादत संभालेंगे या नहीं, और अगर वो ये ओहदा संभालते हैं तो किस शर्त पर, हम बात करेंगे। दिफाई तज़कियाकार इकराम सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया इकराम सहगल साहब आपकी आज जनरल राहील शरीफ से मुलाकात भी हुई है। क्या बात हुई आपकी? क्या उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वो इस्लामी इत्तेहाद की क़यादत कबूल करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो उनने मुझे कहा कि ये बात पहले जब 8-10 महीने पहले जब वो आर्मी चीफ से ये बात आई थी और उन पर ये प्रपोज किया गया था, तो उन्होंने उस वक्त कहा था, और ये बात हमारे गवर्नमेंट की तरफ से आई थी। तो उनने कहा कि उस वक्त मैंने कहा कि मैं अभी सर्विंग कर रहा हूँ, तो मैं रिटायरमेंट के बाद सोचूंगा। तो फिर रिटायरमेंट के बाद जब ये उम्रा पर जा रहे थे, उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ जब आ रहे हैं तो आप हमसे ये बात डिस्कस करें। और ये बात उन्होंने डिस्कस की और उन्होंने बोला कि ठीक है, ये प्रॉपर प्रोसीजर है। और प्रोसीजर ये होती है कि जो भी आप बात करेंगे, पहले हमारे GHQ से, फिर डिफेंस मिनिस्ट्री से, प्राइम मिनिस्टर से परमिशन लेना पड़ता है। तो ये बात अभी इस बात खाली बातचीत पर है, अभी ये कुछ फैसला कोई नहीं हुआ है। और ये जब देखेंगे, और उन्हें बड़ी क्लियर बात कर दी 2-3 बात कि जो भी फैसला मैं करूंगा मैं वो नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, वो बोलते हैं कि जी ये इस्लामिक मिलिट्री अलायंस एक मिसनोमर है। ये नहीं है कि आप कमांडर बन जाएंगे पूरी फौज, 34 नेशन और 39 नेशन के, लेकिन एक फोरम होगी जिसमें आप कैपेसिटी बिल्ड करेंगे कि दहशतगर्दी को फाइट करने की। आप उनकी ट्रेनिंग कराएंगे, आप उनकी कैपेसिटी जो है वो देखेंगे कि भाई रियल इंटेलिजेंस टाइम शेयरिंग होती है, वो कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो ये एक बोलते हैं कि बिटवीन रियलिटी एंड परसेप्शन बहुत फर्क है। दूसरी बात, उन्हें बोला कि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं नवाज शरीफ साहब को लेके गया था ईरान, ये रिकन्सिलिएशन कराने सऊदी अरब के साथ, और ये हमने सऊदी अरब से बात करके हम गए थे ईरान।
तो ये बात बड़ा पैरामाउंट है कि भाई मुस्लिम उम्मा में आपस में जो लड़ाई झगड़ा ये भी खत्म करें और किस तरह सबको एक पेज पर लाया जाए। तो मतलब ये सब बातें अभी हो रही हैं जी। और ये सब बातें बहुत अभी टाइम लगेगा इसको। ठीक है इकराम सैगद साहब, आपने निहायत वजाहत के साथ जो सारी सिचुएशन है वो बयान कर दी, जिसमें अहम पॉइंट आपने बताया कि मुल्की मफाद पहले देखा जाएगा, कोऑर्डिनेशन वो करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे और इसके साथ साथ मुस्लिम उम्मा में जो इत्तेहाद है वो बरकरार रखा जा सके। अब ये सब कुछ मुमकिन कैसे नजर आता है? आपकी मुलाकात हुई, जाहिर है वो खुद कितना विलिंग नजर आए इस जॉब के लिए, और जिस परमिशन की वो बात कर रहे हैं उनको वो परमिशन मिलती है तो वो जाहिर है ज्वाइन कर लेंगे अगर वो विलिंग है तो, लेकिन अगर परमिशन नहीं मिलती तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? फिर तो नहीं ज्वाइन करेंगे, बिकॉज देखिए बड़ी क्लियर है वो जी, वो उनको बोल रहे हैं कि मेरी नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट है, मैं इस फौज में सिपह सलाह रहा हूँ, मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा कभी भी, ठीक है जी। और बोलते हैं उन्हें ये भी बात की, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको एक बरक से कि भाई देखिए एक हमारे लिए तो बहुत बड़ी एक फखर वाली बात है कि हमारा एक सिपह सलाह को चूज किया गया पूरी मुस्लिम उम्मा के जितने भी ये चीज को करने के लिए, और वो ये बात इसलिए की गई कि पाकिस्तान आर्मी को रिकग्नाइज करते हैं कि इनने बड़ी सक्सेसफुल एक काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पाकिस्तान में की है। तो ये एक फखर वाली बात है, लेकिन अभी अगरचे मगरचे वाली बात ये है कि टाइम है और इसके अंदर बहुत सी प्रोसेस जानी है, बहुत सी चीजें क्लैरिफाई होनी है, बहुत सी मुझे पॉइंट्स को नेल डाउन करना है। अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि भाई आप कह सकते हैं कि जी। लेकिन इकराम साहब इस दौरान जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा? यकीनन ये बड़ी एजाज की बात है, फखर की भी बात होगी, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ ये भी कहा जा रहा है, इस तरह के भी बयानात सामने आ रहे हैं कि ये सब कुछ फर्जी कार्रवाई होगी, पहले से मामला तय हो चुके हैं। देखिए ये बातें जो है ये बिल्कुल गलत बात है, ये बातें जरूर हुई है, उन्होंने कहा है कि पहले भी हुई थी और बातें हुई हैं, इसकी कोई शक नहीं है, लेकिन आई थिंक जानबूझ के कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जा रहा है और ये बात गलत है। इसलिए क्योंकि आप जाके कॉमन मैन से पूछे, आज जाके स्ट्रीट में वो क्या बोलता है, ठीक है, वो बिल्कुल फखर से बोलता है कि जी देखिए हमारी तो बहुत फखर वाली बात है कि हमारा एक सिपह सलार ये बताया गया, लेकिन बात ये है कि ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट किया गया। ये छोटी छोटी बात, नेशनल इंटरेस्ट की बात तो हमारे लोग नहीं समझते, हमारी बात ये नहीं देखते कि भाई कोई बात क्लियर नहीं है, कोई बात एक्सेप्ट नहीं हुई है, कोई बात ठोस बात होनी चाहिए, उस पर आप शुरू हो जाते हैं किसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। अच्छा, आमतौर पर इकराम साहब जो सवाल उठाया जाता है वो ये उठाया जाता है कि पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि हम इस इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे, तो एक तरफ हमारी ये पॉलिसी होगी, फिर दूसरी जानिब साबिक आर्मी चीफ को एक क़यादत के लिए अगर भेज दिया जाता है तो हुकूमत जनरल राहील शरीफ को इजाज़त भी देती है इसमें, तो फिर हमारी खारजा पॉलिसी और ये वाला जो मामला होगा इसमें तजाद पैदा नहीं होगा? किस तरह से जो कौमी मफाद है उसको मुकद्दम रखा जाएगा? नहीं, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये बात गलत है कि हमने बोला है कि हम इत्तेहाद को नहीं ज्वाइन करेंगे। आपने इत्तेहाद को ज्वाइन जरूर किया, जो बात आपने एक बात जरूर की थी कि हम यमन के बॉर्डर हम क्रॉस, मैं उसी मामले की बात और हम किसी और मुल्क के खिलाफ हम नहीं जाएंगे, ये बात आपने बड़े क्लियर बता दिया था कि हम आपके अंदर डिफेंड करेंगे, आपके बॉर्डर के अंदर डिफेंड करेंगे, लेकिन हम किसी बाहर मुल्क में नहीं जाएंगे और इत्तेहाद के अंदर हम शामिल होंगे। ये बात कहना कि हम इत्तेहाद में शामिल नहीं, जो और पार्लियामेंट ने भी जो पास किया था वो यही पास किया था कि आप कभी जाके बॉर्डर क्रॉस करके किसी और की तरफ मुदाखलत नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये भी बात बड़ा क्लियर होना चाहिए, गवर्नमेंट का स्टैंड जो है ये गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए, ये रईस शरीफ साहब का काम नहीं है, तो गवर्नमेंट ने फिर डिसाइड करना है कि भाई ये बात ठीक है नहीं है, उनको इजाजत देना है नहीं देना है, ठीक है, अभी तो उनके हाथ में है ना। रईस शरीफ साहब ने तो साफ कहा है कि मेरी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मेरी GHQ डिसाइड करेगी, डिफेंस मिनिस्टर डिसाइड करेगी, वो जब कहेंगे ये बात ठीक है। और ये बात मुस्लिम उम्मा की जो इत्तेहाद है उससे भी रिलेटेड है। जनरल राहील की इस्लामी इत्तेहाद की क़यादत संभालने से जो रीजनल कोऑपरेशन है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे, क्योंकि ईरान से जो ताल्लुकात हैं क्या वो मुतासर हो सकेंगे और उनको बचाने के लिए क्या कर सकेगी गवर्नमेंट? आई थिंक एक बात और हम भूल जाते हैं कि रईस शरीफ साहब थे जो नवाज शरीफ साहब को ईरान ले गए और उनकी डिफेंस मिनिस्टर से और काफी तफसील में बात हुई थी इसकी, तो आई थिंक ये बात उनकी बहुत बड़ी क्लियर है कि जी कोई भी ऐसी बात उम्मा नहीं हो सकती, डेवलप नहीं हो सकती जब तक हम आप सब मुस्लिम उम्मा को एक पेज पर नहीं लाएंगे और आपस में जो डिफरेंसेस है ये ना करेंगे। ये तो इनकी अपनी दिल वाली बात है। अब एक्चुअली आप जाएंगे ग्राउंड पर करेंगे तो रियलिटी तब आएगी ना। तो मैं समझता हूँ कि हमको चाहिए एज मुसलमान, हमें चाहिए कि मुस्लिम उम्मा एक, ठीक है जी। हम क्यों बीच में पहले ही रुकावट डालना शुरू कर दी जब एक बात क्लियर ही नहीं हुआ।
ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि आप समझते हैं, रियली समझते हैं कि अगर ईरान इसको इतना इम्पोज करेगा तो कोई कभी भी जनरल रईस चीफ जैसा आदमी कभी एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया इकराम सहगल साहब, दिफाई तज्ज़ियात थे और नहायत वाज़े अल्फाज में ये कह रहे थे कि सबसे पहले कौमी मफाद देखा जाएगा, कोऑर्डिनेशन होगी और उसके साथ साथ मुस्लिम उम्मा का जो इत्तेहाद है वो मुकद्दम रहेगा। जनरल राहील शरीफ ये फैसला कर चुके हैं कि कौमी मफाद के अंदर ही जो काम हो सकेगा वही किया जाएगा और इजाज़त से ही किया जाएगा। एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे कि फौजी अदालतें उनका मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसकी बहाली एक मुश्किल अमल है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमने कल ही के प्रोग्राम में आपको बताया था कि हुकूमत फौजी अदालतों की बहाली की कोशिशें कर रही है कि सियासी जमातों को एक बार फिर इस बात पर राजी किया जा सके कि वो फौजी अदालतों के हक में वोट दें ताकि 21वीं तरमीम में मजीद तरमीम की जा सके, फौजी अदालतों को तौसी मिल सके। और आज इसका अमली मुजाहिरा भी नजर आया है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लिमानी जमातों का इजलास हुआ है जिसमें पार्लिमानी जमातों को एतमाद में लेने की कोशिश की गई है, लेकिन फिल वक्त उन्हें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हुकूमत से 21वीं तरमीम के बाद किए गए वादों का हिसाब मांग लिया गया है। ऑपोजिशन ने इंतहाई सख्त सवालात उठाए हैं। वो सवालात क्या हैं, हम बात करेंगे। यासिर नजर हमारे साथ हैं, आज न्यूज़ के रिपोर्टर हैं और इस सारे मामले पर गहरी नजर रखे हुए हैं। यासिर, ये बताइएगा कि आज का जो इजलास था उसमें कुछ हुआ है? ऑपोजिशन का जो रवैया है किसी भी तरह से लग रहा है कि वो फौजी अदालतों में तौसी पर रजामंद हो जाएगी? जी नाजिया, अगर सारे आज के इजलास की बात की जाए तो मजमूई तौर पे हुकूमत की तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि 2 साल की जो फ़ौजी अदालतें हैं इनको तोसी दी जाए, लेकिन मजमूई तौर पे अगर सिर्फ हुकूमती इत्तेहादी जमातों की बात की जाए तो वो इत्तेहादी जमातें जो थी वो भी इस मामले पे राज़ी नहीं थी कि हुकूमत की जो हाँ में हाँ मिलाई जाए और जो फ़ौजी अदालतें हैं इनको 2 साल की तोसी दी जाए। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, उनके पार्टी के जो रहनुमा थे अकरम दुरानी साहब और नईमा किश्वर साहिबा वो मौजूद थी, तो उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि वो इस मामले के पहले भी हक़ में नहीं थे कि फ़ौजी अदालतें कायम हों, लेकिन अब वो हालात ऐसे थे, मजबूरी थी जिसमें ताहीद की गई और बाकायदा तौर पर 2 साल के लिए अदालतें कायम की गई। साथ साथ जो अगर अपोजिशन जमातों ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी ने वाज़े और दो टोक तौर पर कहा है कि वो इस चीज़ की हमायत नहीं कर रहे और पहले मुश्किल हालात थे, मजबूरी के हालात थे, तो उस वक्त उन्होंने इसकी ताहीद की थी। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई इस मामले में राज़ी दिखाई नहीं देती और जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं और अपोजिशन जमातें हैं उनको ऐसा लग रहा है कि हुकूमत फ़ौजी अदालतों में तोसी करवाना चाह रही है, लेकिन जो अपोजिशन और उनकी इत्तेहादी जमातें हैं वो इस चीज़ पर एग्री नहीं है, क्योंकि जमात इस्लामी और जो JUI है इनकी तरफ से बात से ये मालूम हो रहा है कि जो खास तौर पर एतराज़ है वो है कि हालात वैसे नहीं है जो पहले थे। इसके अलावा भी कोई बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन की जानिब से? क्यों फौजी अदालतों की इस हद तक मुखालफत कर रहे हैं? जी नाजिया, बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात से क्योंकि 2 साल का वक्त हुकूमत ने मांगा था और कहा था कि इस हवाले से कोई ऐसा सिस्टम बना लिया जाएगा कि आइंदा जो फ़ौजी अदालतें हैं उनकी ज़रूरत ना पड़े। अब जो ही इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जब ये इजलास हो रहा था तो अपोजिशन जमातें ख़ास तौर पर शाह महमूद कुरैशी के अलावा खुर्शीद शाह जो हैं, इसके अलावा जमात इस्लामी की तरफ से भी और JUI की तरफ से भी यही सवाल उठाए गए कि आप बताइए कि 2 साल में जो फ़ौजी अदालतें कायम की गई हैं उस कारकर्दगी के हवाले से हमें आगाह करें और जो नेशनल एक्शन प्लान है इस हवाले से जो कारकर्दगी है उस हवाले से आगाह करें। ये बहुत सख्त सवालात हैं यासिर, जो आप बता रहे हैं बड़े सख्त सवालात हैं। मेरे सामने ये सवालात के अदालती इस्लाहात के लिए क्या इकदाम किए गए, जजेस, प्रोसिक्यूशन और गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया गया, ज़रब अज़ब की मौजूदा सूरत हाल भी पूछी है और ये भी पूछा है कि कितने लोग शहीद हुए हैं, कौन कौन मारा गया है। बड़े सख्त सवालात हैं। क्या जवाब दिया हुकूमती नुमाइंदों ने? जी बिल्कुल, हुकूमत ने इस सज़े और 2 टोक जवाब तो नहीं दिया और अपोजिशन के जितने रहनुमा थे जब वो मीटिंग छोड़ के बाहर आए, मीटिंग ख़त्म हुई तो हमने उनसे दरियाफ्त किया तो आपसे जब आपने ये सवाल पूछा तो उसका क्या जवाब हुआ, तो उनका ये कहना था कि हुकूमत की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं दिया गया, 17 को दोबारा यही मीटिंग होगी। हम भी अपने जो पार्टी सरबराह हैं ख़ासतौर पर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं वो मुलाकात करेंगे और शाह महमूद कुरैशी इमरान खान से, इसी तरह JUI के जो हैं और जमात इस्लामी के रहनुमा वो अपने अपने कायदीन से मुलाकात
करके इस हवाले से हतमी तौर पर बताएंगे कि उनकी किस हवाले से क्या राय है। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो सख्त और इंतहाई सख्त सवालात जो पूछे गए हैं आज अपोजिशन जमातों की तरफ से, उनके कोई वाज़े दो टोक और ठोस जवाब तो नहीं मिल सके। लेकिन अब अपोजिशन की तरफ से ये कहा गया है कि वो अपने पार्लिमानी रहनुमा और साथ जो पार्टी लीडर्स हैं उनसे मजीद गुफ्तगू करके डिस्कस करके मामले की संगीनी या जो पोजीशन है उसके बाद बताएंगे कि 17 तारीख को वो फौजी अदालतों के क़याम की हमायत करते हैं या मुखालफत करते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया यासिर नजर हमारे साथ। अदालतों पर बात हो रही है, बहाल हो पाएंगी या फिर नहीं, फिल वक्त इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपोजिशन के जो सवालात हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं और इनके जवाब हुकूमत को देने पड़ेंगे। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।